समस्त विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। मैं मुकेश कुमार मिश्रा देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से क्लास 9th के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी भाषा की जानकारी हेतु उनके यहाँ पढ़ाई जाने वाली क्षितिज नामक पुस्तक, जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही रखे गए हैं। प्रारंभ गद्य भाग से होता है और गद्य के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आपकी स्क्रीन पे कुछ कवियों की परिभाषाएं दी गई हैं। आइए उनके परिभाषाओं को समझते हैं और इसके पश्चात हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनकी टाइटल है और जैसे निराला टाइटल इनकी है उसी तरह से इनके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर रहीं, लोगों से कहीं उम्दा। इन्होंने लिखा है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, पुस्तक कभी वास्तविक जीवन नहीं हो सकती और जीवन कभी पुस्तक नहीं हो सकता। जीवन में ऐसी चीज़ें घटती हैं जो पुस्तक में नहीं लिखी जाती और पुस्तक की हर चीज़ जीवन में उसी तरह से नहीं आ सकती है। गद्य जीवन के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों को हमारे सामने लाता है, जीने की कला भी सिखाता है, बोलने का ढंग सिखाता है। तो गद्य ऐसा होना चाहिए जो इतना प्रभावी हो कि जिससे हमको सामाजिक ज्ञान प्राप्त हो, वही गद्य है। इसीलिए निराला जी ने लिखा गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। आइए हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जानते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कसौटी का क्या अर्थ है? कसौटी का अर्थ है किसी चीज़ को परखने के लिए कोई यंत्र समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए। गद्य कवियों की कसौटी है, अर्थात आप कविता लिखते समय अगर कोई गलती करेंगे, आपके शब्द अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है तुकबंदी मिलाने के चक्कर में आपने शब्द प्रयोग न कर पाने की असमर्थता को जाहिर किया हो, उसमें आपकी कमी छुप जाएगी। लेकिन गद्य में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। गद्य लिखते समय आपकी खूबियाँ झलकनी ही चाहिए, इसीलिए कहा गया गद्य कवियों की कसौटी। अर्थात गद्य लेखन द्वारा जाना जा सकता है कि किसी कवि में विद्वता कितनी है। तो निबंध गद्य की कसौटी है और निबंध गद्य में कहानी भी लिखी जाती है, गद्य में निबंध भी लिखा जाता है, गद्य में रिपोर्टाज भी लिखा जाता है, जीवनी भी लिखी जाती है, बहुत सारी विधाएं गद्य में लिखी जाती हैं। लेकिन जब गद्य में निबंध लिखा जाता है तो गद्य की सबसे प्योर, सबसे परफेक्ट, सबसे बेहतरीन रचना गद्य निकल के आती, गद्य में निबंध निकल के आती। निबंध लेखन के लिए आपके पास जानकारियां और किस तरह का तथ्य उपस्थित करना है, इसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि निबंध में आप अनर्गल चीज़ें नहीं लिख सकते। निबंध तमाम विचारों को जब आप बेहतरी से पेश करते हैं, कमियों को दूर कर डालते हैं, उसमें अपने विचार, सारे अनुभव को पिरो देते हैं, वह निबंध कहलाता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भाषा की जो शक्ति है, भाषा का जो प्रभाव है, वो उसका विकास, उसका डेवलप निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। यानी कवियों के लिए गद्य कसौटी है और गद्य में भी जो निबंध है वो संपूर्ण गद्य की कसौटी है। गद्य सबसे उत्कृष्ट निबंध के रूप में ही देखा जा सकता है। कवियों की विशेषता उनके गद्य लेखन में देखी जा सकती है और गद्य की विशेषता निबंध में देखी जा सकती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। और निबंध में ही भाषा की
शक्ति का सबसे अधिक विकास संभव होता है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। हाँ, ये कहते हैं गद्य में एक चीज आती है, कहानी। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन का कोई एक अंग, मनोभाव प्रदर्शित कर दिया जाता है। लेखक का यह उद्देश्य रहता है कि वो अपने पात्रों के चरित्र को उम्दा बनाए, भाषा शैली अत्यंत उत्कृष्ट हो, प्रभावशाली हो। कथा विन्यास यानी कहानी में किस तरह का मोड़ दिया गया है। कहानी कहीं इतनी सरल तो नहीं हो जा रही है जिसको कोई चाहे ही ना, जिज्ञासा का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजों से कवि के मन के भाव पुष्ट होते हैं, उत्कृष्ट रूप में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा है। वैसे भी प्रेमचंद जी के बारे में आपका पहला ही अध्याय है, आप देखेंगे प्रेमचंद जी ने उन सारी चीज़ों पे लेखनी चलाई जो चीज़ें दुनिया वालों से अछूती रह गई थी। प्रेमचंद अपने आप में उत्कृष्ट लेखक के उदाहरण। प्रेमचंद जी की तुलना करना बड़ा ही मुश्किल है। जहाँ लोगों की लेखनी जाती ही नहीं थी, जैसे आप एक बार ध्यान दें, कभी कभार हम लोग जितनी कहानियाँ सुनते थे उसमें यही कहानी होती थी। एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक राजकुमार था। क्या दुनिया में राजा राजकुमार राजकुमारी यही रहते थे? आम जनता नहीं रहती थी, गरीब नहीं रहते थे, वे लोग नहीं रहते थे जिनको प्रेम शब्द का ज्ञान नहीं था, बल्कि केवल खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने में ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसे लोगों की कहानियाँ नहीं लिखी गई। पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाके आप देखेंगे, केवल घर पे पले हुए पशुओं के चारे के लिए जान जोखिम में डालकर हर रोज पहाड़ों पे चढ़ के चारे का प्रबंध करते हैं। हम लोग उतना जान जोखिम में डालने के लिए पूरे जिंदगी की कमाई को भी दांव में पे लगा दिया जाए, फिर भी उतना जान जोखिम में नहीं डालते। तो आखिर उन गरीब, मजदूर, मजबूर, परेशान लोगों के बारे में लोगों ने क्यों नहीं लिखा? प्रेमचंद जी की लेखनी वहाँ भी चली। आइए हम लोग रैल्फ फॉक्स, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, रैल्फ फॉक्स ये विद्वान हुए जिन्होंने परिभाषित किया गद्य को। अच्छा गद्य लिखने की कला, चीज़ों को लिखने की कला, चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला। मतलब एक बेहतरीन गद्य लिखने की जो कला है वो ऐसी है जो चीज़ें हैं उनका जो वास्तविक नाम है उससे बुलाना। अर्थात गद्य लिखना केवल अतिशयोक्ति की बात नहीं समझनी चाहिए। गद्य में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए। जैसे पद्य में लिख दिया गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लेकिन गद्य ऐसा नहीं करेगा। गद्य यथार्थ लिखेगा, गद्य बताएगा पर्यावरण को हमने कितनी क्षति पहुंचाई है और उसका प्रभाव आज क्या है। लेकिन पद्य में अलंकार ही एक ऐसा मिलता है जिसमें बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं गद्य, एक अच्छा गद्य लिखने की जो कला है वह किसी भी चीज को जो उसका सही नाम है उससे पुकारने की कला है। यानी गद्य में समीक्षाएं होती हैं, आलोचनाएं नहीं होनी चाहिए। समीक्षा और आलोचना का ही फर्क है। समीक्षा का अर्थ है उसके गुण और दोष दोनों को आप निर्विवाद स्पष्ट कीजिए, बिना किसी पक्ष लिए क्लियर कर दीजिए। लेकिन आलोचना का अर्थ होता है केवल उसकी कमियों को गिनाना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 9
उसके लिए मैंने गद्य भाग को समझने हेतु यह वीडियो तैयार किया। आशा है आप लोग इससे गद्य भाग को समझने में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बाकी आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।